गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। ये मेरी प्यास है, नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ तो लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी। यहाँ तो लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी। मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, तो पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स जो अभी तक आपके 3 जो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए आगे हैं, इसमें मैंने जितने भी एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली 58 तक आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था, जो टेंडर है वो किस पर, क्या वो कॉस्ट को एस्टिमेट करता है या फिर सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करता है। और कई बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ के कॉल्स आए हैं और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो। ठीक है जी। तो उन बच्चों के लिए बेटा, जो टेंडर है, पहले तो बेटा आप अपने रिवाइज पहले आप कहीं सर्च कर लिया करें, अच्छे तसल्ली किया करें। उसके बाद कि वाकई में मैंने गलत पढ़ा है, जरूरी नहीं कि मैं हर बार सही पढ़ा हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है। तो टेंडर के लिए अब आप देखिए बेटा कि जैसे गवर्नमेंट कई बार टेंडर निकालती है और जो कंट्रैक्टर है या फिर आप उस टेंडर के लिए अप्लाई करते हो, और जिसकी सबसे कम लीस्ट, जिस भी बिडर ने बिडिंग की होगी, लीस्ट मीन जिसने सबसे कम बोली लगाई होगी, टेंडर उसको अलॉट हो जाता है। अब सपोज 4 लोगों ने कोई बिडिंग की, एक पर्सन ने 10 लाख जो मिनिमम अमाउंट कोट की, आई एम यूजिंग द वर्ड कोट की, तो उसके नाम पर टेंडर हो जाएगा और जो भी वर्क वो परफॉर्म करेगा उसके बदले में उस कंट्रैक्टर को 10 लाख रुपीस मिल जाएंगे। अब अगर वो टेंडर है, अगर वो 10 लाख रुपए अपनी कॉस्ट बता रहा है, तो 10 लाख इसको गवर्नमेंट से मिलेंगे। तो भाई वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वो टेंडर कोट किया, क्या वो कुछ कमाएगा? नहीं। तो जब वो टेंडर कोट किया जाता है, वो कॉस्ट के बेसिस पर अपना प्रॉफिट भी अंदाजा लगाता है कि इतना मिनिमम प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, और वो प्राइस कोट करता है। तो जो प्राइस कोट किया जाता है बेटा, वो सेलिंग प्राइस का कोट किया जाता है। मेरा बिजनेस है, मेरे को मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं कुछ शर्ट्स लेने के लिए दिल्ली गया। मैंने उनको कहा कि भैया बताइए, ये शर्ट्स मेरे को 10,000 शर्ट्स खरीदनी है, क्या प्राइस कोट करोगे, इसका टेंडर प्राइस बताओ क्या होगा। तो जो भी वो मेरे को प्राइस कोट करेगा, वो अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर कर मेरे को प्राइस कोट करेगा। सो टेंडर कॉस्ट को नहीं, टेंडर सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने में मदद करता है कि क्या सेलिंग प्राइस होनी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इसमें 59 ऑनवर्ड से। तो 59 से, उससे पहले बेटा जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऑरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके और भी जो कोई नॉन पर्सन है, कोई फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है। और जिन बच्चों को जो पर्सनल अटेंशन चाहिए, जिन बच्चों का टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है, जिनका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट लेकर चलते हैं, दैट मीन्स ये तभी आएगा अगर उनको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो जो मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी मेरी लाइव 1-to-1 क्लासेस चल रही हैं। तो लाइव क्लासेस, जो 1-to-1 क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस का कुछ बेनिफिट क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग के भी बेनिफिट होते हैं जैसे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट 1-to-1 क्लासेस में जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय कई ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कई इंपॉर्टेंट आइटम्स जो होती हैं वो जहन में आ जाती हैं, और जिनका बेनिफिट
जो बच्चों को मिल सकता है। तो 1-to-1 फेस टू फेस जूम पर भी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा वो ज्वाइन करना चाहता है, वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे को 788789930313 पर। तो मेरी लाइव क्लासेस जूम पर भी चल रही हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेटा अब क्या आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 59। कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज डिवेलप्ड बिकॉज ऑफ द। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों डेवलप हुई? तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा क्यों डेवलप हुई? क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो पहले थी उसमें कई शॉर्टकमिंग्स थी, कई लिमिटेशन थी, कई त्रुटियां थी। उन कमियों को फिक्स करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो थी वो डेवलप हुई। सो किस वजह से ये डेवलप हुई? ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द फिनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन, methods. मल्टीपल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या आ जाएगी? ये टेक्निक है ऑफ यूजिंग टू और मोर कॉस्टिंग मेथड्स फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। मल्टीपल कॉस्टिंग में हम दो या दो से ज़्यादा जो कॉस्टिंग मेथड्स यूज करते हैं, और किसके लिए, किस किस में यूज होता है? सेवरल फर्म्स में, सेम इंडस्ट्री में, या फिर सेवरल इंडस्ट्रीज में, या सेम फर्म में। सो इट इज़ यूज्ड इन सेम फर्म। सेम फर्म में क्या होगा कि हम जो अलग अलग जो मेथड होंगे मल्टीपल कॉस्टिंग से उसको करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा मेथड बेनिफिशियल है, उसको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 61। कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर्स फ्रॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग से किस संदर्भ में, किस रिस्पेक्ट में डिफर करती है? तो इट डिफर्स फ्रॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। हम कॉस्ट को किस वे से कंट्रोल करेंगे? जो ऑब्जेक्टिव्स थे कॉस्ट अकाउंटिंग के, उन ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो दिस इज द मेन जो डिफरेंस होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग से डिफर करती है। 62 क्वेश्चन नंबर, कॉस्ट सेंटर्स आर क्रिएटेड फॉर। कॉस्ट सेंटर्स किसके लिए क्रिएट किए जाते हैं? वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकें फिक्स्ड इनटू वेरिएबल में, या कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉस्ट सेंटर्स बाकी के भी पॉइंट पढ़ते हैं, बट इसमें जो आंसर जो 62 में है कि कॉस्ट सेंटर्स किसके लिए क्रिएट किए जाते हैं, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। बाकी का भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिया गया हमारे पास। मेकिंग डिसीजंस, डिसीजंस के लिए है। असर्टनिंग प्रॉफिट, ये कोई भी नहीं आएगा, तो जो हमने अभी बी पॉइंट पढ़ा था वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा 63, वेरिएबल कॉस्ट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट चेंज करती है विद चेंज इन आउटपुट। वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो कॉस्ट होगी वो भी चेंज होती जाएगी। तो चेंज प्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या आ गया? अ प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट derived from a competitive market price is called as। उसे हम क्या कहते हैं? अब जैसे बेटा मैं ये पेन बनाना, मैं ये पेन बनाना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब मैं ये पेन बनाकर बेचूंगा, बनाकर अपने पास तो नहीं ना रखूंगा, मेरे को मार्केट में पेन बेचना है। अब मेरे पास जो सबसे पहले क्या काम होगा, जो मेरे मेरे जहन में क्या चीज़ आएगी कि मार्केट में अगर 30 का ये पेन बिकता है, तो मेरे को भी जो अपना पेन बनाना होगा उसकी कॉस्टिंग जो होगी वो 30 से कम होनी चाहिए। अगर उसकी कॉस्टिंग 30 से कम होगी तभी मैं मार्केट में जिस रेट पर पेन बिकता है मैं भी अपना पेन सेम रेट पर कोट कर सकता हूँ, कोट करूंगा। तो इन दिस केस जो प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट है, जो कंपेटिटिव मार्केट प्राइस से रिलेटेड जो होगी, वो टारगेट कॉस्ट होती है। हमारे लिए टारगेट कॉस्ट है कि हम इस प्रोडक्ट को किस रेट पर बेचेंगे, तो ये क्या आ जाएगी? टारगेट कॉस्टिंग।
इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या आ जाएगी? हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये नोशनल कॉस्ट है, ये हाइपोथेटिकल कॉस्ट है, इसमें कैश का आउटले नहीं होता, कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो इट इज नोशनल कॉस्ट। वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ, वेयर हाउस रेंट किसका पार्ट है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का है, सेलिंग का है, फैक्ट्री का है, या प्राइम कॉस्ट का है। वेयर हाउस जो रेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड आ जाएगा। कॉस्ट शीट में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा भी बनाते हैं, हेड आता है, और अगर हमारे पास ऑप्शन में आ जाती है तो हम वेयर हाउस को डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंडर लिखेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अब मेरे को कुछ बच्चों की बेटा कुछ क्वेरीज आई थी कि सर हम कॉस्ट में क्या हमें सारे टॉपिक्स जो हैं 10 से 12 टॉपिक्स हैं, क्या हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे? तो बेटा जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनका ओवरव्यू पक्का पढ़ेंगे, ओवरव्यू को पक्का करेंगे, एक बार पक्का पढ़ेंगे उनको, मेन मेन चीज़ों को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कोई चीज़ जो होगी वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि जो ये JKSSB है उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या है। हो सकता है कॉस्ट अकाउंट में से महज 2 क्वेश्चंस आए, 2 नंबर आए, और हो सकता है कि 5 या 6 नंबर कॉस्ट अकाउंट से आ सकते हैं। तो एक एक नंबर, मैंने पिछले भी लेक्चर्स में कहा था, एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आपने क्लास 4 में भी देख लिया है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो जीके का था और केएस के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ये तो वैसे ही फिनांस अकाउंट असिस्टेंट है जी। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम अगर वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी हम बेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो लिफो स्टैंड्स फॉर, ये हम मटेरियल की अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसमें आ जाता है, तो इसमें आ जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। स्मॉल टूल्स आर चार्ज टू ओवरहेड एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज, चार्ज टू मशीनरी, मशीनरी में नहीं आएगा, चार्ज टू जॉब्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परचेज में नहीं। और ये कहाँ पर आता है? स्मॉल टूल्स, हमने जो छोटे छोटे टूल्स वर्किंग के लिए, ये कहाँ पर लेंगे? ये ओवरहेड एक्सपेंस लेंगे, और कब लेंगे? जब इसे हम परचेज करते हैं, तो ये ओवरहेड एक्सपेंस आ जाएगा हमारा। ओवरहेड एक्सपेंस मीन्स ये फैक्टर ओवरहेड्स में आ जाएगा। स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप क्या हो जाएगा? इज इट रेजिड्यू ऑफ रॉ मटेरियल, और इट इज वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, और सरप्लस मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। तो जो स्क्रैप है इट इज रेसिड्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल का रेसिड्यू है जो बच जाता है, जो यूज नहीं हुआ, जो हमारे यूज में नहीं आ पाया, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? वो रेसिड्यू है रॉ मटेरियल का। और ये मैंने जब ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जो ऑनलाइन में है वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। जो प्रीमियम क्लासेस हैं यहाँ पर भी कोशिश करूँ कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ मैं। बट अगेन दोज हु वांट टू गेट more benefit, they can join a premium live classes face to face, one to one, जहाँ पर आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, एंड आप हमारी जो नो डाउट आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। यू विल बी अमंग द टॉपर्स। मैं तो सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ टॉपर्स में। आज भी अगर आपको कोई भी आपके आसपास आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी टॉपर है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो मैक्सिमम टॉपर्स जो अकाउंट्स के लिए जो होगा वो इसी चैनल के लिए बोलेंगे कि वहां पर पढ़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या जी? बेटा 71 क्वेश्चन नंबर, wages paid to a labor who was engaged in production activities can be termed as, तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो लेबर वाला काम कर रहे हैं उनको जो वेजेस दी जा रही हैं, तो बेटा उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो उसके साथ डायरेक्टली
रिलेटेड है, उनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज, जो आगे हम पढ़ेंगे, 72 वाला। तो 72 में क्या आ जाएगा? 72 में आ जाएगा हमारे पास the cost which is to be incurred even when a business unit is closed। अगर बिजनेस यूनिट हमारा क्लोज भी होगा तभी हमें शट डाउन कॉस्ट, जो मिनिमम हमारे एक्सपेंसेस है, वो इनकर करने ही पड़ेंगे, उसको हम शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल। हम कॉस्ट को क्यों क्लासिफाई करते हैं? ताकि हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें वो किस किस पर्पस के लिए। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको जानने के लिए हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, जो एलिमेंट्स कॉस्ट के हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक आ जाता है हमारे पास मटेरियल, नेक्स्ट वन इज बेटा लेबर, एंड देन इज एक्सपेंसेस। ये आगे फर्दर दो दो पार्ट्स में आगे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होंगे? वो थ्री टाइप्स के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। नेक्स्ट वन, indirect material used in production is classified as, जो indirect material जो यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन में, उसे हम क्लासिफाई करेंगे इसमें बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड में। तो इनमें से कहीं पर भी नहीं आएगा, वो प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाएगा। वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ, वेयर हाउस रेंट किसका पार्ट आ जाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होगा, सी वाला पार्ट आ गया। 77, इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा जो फैक्ट्री में यूज होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट में तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो किस में यूज हो जाएगा? वो फैक्ट्री में होगा। और वहां से जो स्क्रैप होगा, जो स्क्रैप होगा उसे हम एडजस्ट कहाँ पर करते हैं? तो इट इज एडजस्टेड विद फैक्ट्री कॉस्ट, उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, जो फॉर्मेट बनाते हैं, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है, प्राइम कॉस्ट होगी बेटा, प्लस इसमें डायरेक्ट, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स से हम सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी प्लस करने के बाद इसको हम बोलते हैं, या तो हम इसको ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं बेटा इसको, या फिर इसको हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। वो कहाँ से हम एडजस्ट करते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप, या जो स्क्रैप होगा वो फैक्ट्री कॉस्ट में से, जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स होंगे उसमें से एडजस्ट करेंगे। 78th, which one of the following is not considered for preparation of cost sheet? मीन्स जो कॉस्ट शीट में हम किसे नहीं लेते, जो गुडविल रिटर्न ऑफ है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए से हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। सेल ऑफ डिफेक्टिव्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, ये डिफेक्टिव्स डिफरेंट है, जो हमारा सामान बना उसमें से कुछ सामान हमारा डिफेक्टिव था, उसमें कुछ जो क्वालिटी जो थी वो बेहतर नहीं थी। स्क्रैप इज समथिंग डिफरेंट, और डिफेक्टिव जो होंगे उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया नहीं है, उसमें फिनिश नहीं है, शाइन नहीं है। या अगर कपड़े की बात करेंगे तो कई बार कहते हैं कि कपड़े में कुछ धागा जो था वो प्रॉपर नहीं, धागा खिंचा हुआ है, वो स्मूथनेस इतनी नहीं है, कहीं कुछ छोटा सा कट लगा होगा, तो आ जाता है डिफेक्टिव्स। तो सेल ऑफ डिफेक्टिव्स जो होंगे वो कहाँ से रिड्यूस होगा? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से रिड्यूस होता है। टेंडर इज एन, टेंडर इज एन जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो सकता है। सो इट इज एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल जो ये क्वेश्चन है।
सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगर जो कोई पर्सन है या अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर उससे भी पूछेंगे और उसको भी ये नहीं आता होगा कि टेंडर क्या है, कॉस्ट है, या वो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करता है, तो जितना उसने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल बेकार किया है। सिंपल है कि टेंडर, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। 81 क्वेश्चन नंबर 81 में बेटा क्या आ जाएगा, टाइम वेजेस। जो टाइम वेजेस है वो किस पर पे की जाती है, दे आर पेड ऑन द वे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर हम टाइम वेजेस को पे करेंगे, तो इट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम। अब एक्चुअल टाइम क्या आ जाएगा, अब जो भी लोग, जैसे कई जगह पर टाइमली पेमेंट होती है, मीन्स टाइम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग आवर्स, जितने आवर्स वो काम करेंगे। जैसे पर आवर अगर किसी को 200 रुपीज़ है, अगर किसी ने 5 आवर्स काम किया, तो उसको जो वेजेस पे की जाएंगे, इट विल बी 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 200 पर आवर, ही विल बी गेटिंग 1000। फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे वहां पर जो जो पेमेंट होती है वो आर्ली बेसिस पर होगी, जितने आवर्स आप काम करेंगे उस हिसाब से पेमेंट होगी। सो इफ इट इज ऑन टाइम वेजेस, देन इट इज एक्चुअल टाइम जो उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट वन इज difference between attendance time and the job time is, attendance time means जैसे आपने ऑफिस या फैक्ट्री में आप पहुंचे, आपने आते ही वहां पर अटेंडेंस लगा दी, बायोमेट्रिक आ गया, आपने बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाया, ठीक है। और उसके बाद आप अपने जहां पर आपको ऑफिस है वहां तक आप पहुंचे। तो ऐसा तो नहीं है कि जहां पर आपकी अटेंडेंस लग रही है उसके बाजू में आपका ऑफिस होगा। आपको ऑफिस हो सकता है जो फैक्ट्री परमिसेस है काफ़ी बड़ा है, आपको वहाँ पर पहुँचते 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, ठीक है। वहाँ पर पहुँचने पर आपको अपनी वर्किंग को थोड़ा बहुत टाइम लगा, तो 15 से 20 मिनट जो होगा अटेंडेंस लगने के बाद अपने जॉब पर शुरू करने में आपको टाइम लग सकता है। तो ये जो बीच का जो वेस्टेज टाइम होता है, इस टाइम को बेटा हम बोलते हैं आइडल टाइम। ये कौन सा टाइम आ जाएगा, ये बेटा हमारा होता है आइडल टाइम। आइडल, नॉर्मल आइडल टाइम आ गया। इट इज आइडल टाइम्स, दो प्रकार का टाइम आइडल टाइम होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है अबनॉर्मल, जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल आइडल टाइम या आइडल टाइम है, हमने अटेंडेंस लगाई, 10 मिनट जॉब टाइम तक पहुंचने में लगे। अगर फैक्ट्री में है तो अपने उसने अटेंडेंस लगाई, उसके बाद वो अपने कैबिन में या जो अपने वर्कशॉप में पहुंचा। और अगर फैक्ट्री है तो उनको अपने जो यूनिफॉर्म होगी, वो कपड़े जो होंगे वो चेंज करने पड़ेंगे, वहाँ पर फैक्ट्री के कपड़े उन्होंने यूज़ करने होंगे। या फिर मशीन स्टार्टअप में उसको हीटिंग में टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम होगा जब तक वो जॉब स्टार्ट नहीं करते, वर्क नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द आइडल time. Which of the following item is not considered as direct expenses? कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड अदर कंसल्टेंट फीस, ये मैंने बताया था आपको, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट कॉस्ट, कोई भी खर्चा जो रॉ मटेरियल को प्रीमिसेस तक लाने के लिए होगा, गोडाउन तक लाने के लिए होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। या पैकिंग मटेरियल जिसके बिना कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए सेल्स पर्सन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। एडम ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, ये हम टेंडर जो एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में क्या जाता है कि हमें कुछ बेसिस लेने होती हैं, किस बेस पर, जो करंट ईयर में, जो हमने फ्यूचर में एस्टिमेट लगाना है। तो फ्यूचर में अगर एस्टिमेट लगाना होगा तो हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स या एडम ओवरहेड्स तो हमारे पास गिवन नहीं होंगे, ठीक है ना। जब हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी होती है, टेंडर के लिए प्राइस कोट करना होगा, तो हम एक एस्टिमेट करते हैं। तो हमारे पास आ गया कि मटेरियल हमें पता है कि इतना मटेरियल लगेगा, लेबर भी मालूम है, तो बाकी के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स होते हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं। तो जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, एडम ओवरहेड्स होगा या जो हमारे पास सेलिंग ओवरहेड्स होंगे, तो इनको हम जो किसके बेसिस पर लेंगे, किस बेसिस पर बेटा इसको लेंगे, इट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ओवरहेड जो आ गया और ऑल्सो नोन एज, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट
कहते हैं, ओवरहेड्स को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो ठीक है बेटा, इस लेक्चर में आपसे मैं इतना ही डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, आपको अगर अच्छा लगा, जो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छा अगर लग रहा है, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अपने जो नोन है उनको भी बोलिए, वो भी बेनिफिट ले सकें, हमें भी हमारी मेहनत का बेनिफिट मिल सके। ठीक है जी, आपके कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव है, मोस्ट मोस्ट वेलकम। बाय बाय, टेक केयर।